नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर पिछले कुछ दिनों से लगातार जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर खूब सारी बातचीत हो रही है, खबरें हो रही हैं। एक बहुत बड़ा विरोध भी सीजेआई संजीव खन्ना साहब को झेलना पड़ रहा है। लेकिन आज जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने को लेकर जो पिटीशन पड़ी थी उसमें सुनवाई होनी थी और वो सुनवाई हुई। सुनवाई जब हुई तो ये कह दिया गया कि पिटीशन प्री मैच्योर है और एफआईआर नहीं की जा सकती है। जो है वो इनकार कर दिया। एक और चीज मैं करके सीधे सवाल आपके पास आता हूं। ये जो सुनवाई हो रही थी इस पिटीशन की, उसमें जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान, ये दो जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने इस पिटीशन को खारिज किया है कि जज साहब के ऊपर एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। ये जस्टिस ओका साहब का स्टेटमेंट भी था, जिसमें ये कह रहे थे कि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम ये कहें कि देश के लोग जो है वो इस न्यायिक सिस्टम में, जुडिशरी सिस्टम पे, जुडिशरी न्यायिक प्रणाली पे जो है वो लोग भरोसा करें। वो स्टेटमेंट दे रहे थे। सर मेरा सवाल, सीधे मैं सवाल पर आता हूं आपसे दो चीजों को जोड़ करके। एक तो एफआईआर इसलिए नहीं हुई कि पिटीशन प्री मेच्योर थी, इसका क्या मतलब हो गया, जरा दर्शकों को वो समझा दीजिए कि क्या जज साहब लोगों के ऊपर एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सीधा सवाल कि जज साहब तो बड़े अच्छे माने जा रहे थे, पिछले 2-3 दिनों से, 4 दिनों से जुडिशरी सिस्टम को लेकर बड़ा मुखर हो गए थे और लोगों के तरह से बात कर रहे थे, जैसे देश में लोग बात कर रहे हैं वैसे जज साहब बात कर रहे थे। अब एकदम से क्या हो गया सर? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द जुडिशरी, हायर जुडिशरी, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके के भी जो फैसले होते हैं, उनके जो फैसले हैं उनकी मेरिट पर टिप्पणी किए बिना एक चीज आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं बेफिक्र होके कि कथनी और करनी का अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देता है सुप्रीम कोर्ट के कार्य प्रणाली में, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में। आम आदमी की जब बात आती है, किसी पॉलिटिशियन की बात आती है, जब कुछ और आती है तो उनके पैमाने कुछ और हैं, उनके मानक कुछ और हैं, और जब खुद की बात आती है तो मानक कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट का क्या वो है कि जब भी कभी इस तरह के हाईकोर्ट जज के बारे में कोई चीज आएगी तो उनको एक खास तरह की इम्यूनिटी है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस तब तक दर्ज नहीं होगा, एफआईआर, जब तक सीजीआई की परमिशन ना हो। और यहाँ एक हालत देखिए आप कि 14 तारीख की रात की घटना है, आज 28 तारीख है, केवल 2 हफ्ते हुए हैं। उसके बावजूद भी एक कंसर्न्ड जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए न केवल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालनी पड़ रही है, 3-3, 4-4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। और फाइनली 2 बार सीजीआई ने क्या कहा जब मेंशन की गई उनके सामने कल और परसों कि आप बाहर मत बोलिए इस बारे में, हम जल्दी ही आपकी सुनवाई करेंगे। 2 दिन लगातार ये हुआ और आज जब ये बेंच आई, बेंच के सामने हियरिंग पे आई, तो उसको प्री मैच्योर कहते हुए उसको खारिज कर दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो कथनी और करनी का अंतर है, ये बड़ा साफ दिखाई देता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपको विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड, कि जिस दिन से ये मामला हुआ है, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, हमने 2-3 बार इस बात पे बात की कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट है जिस पर काम होना है वो अभी अधूरी है। वो कहां से आएगी स्क्रिप्ट, क्या होगा, वो सारे दर्शक साथियों के लिए छोड़ता हूं। मैं एक बार फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन 2 वाक्यों में इस बात को बताना चाहता हूं। 14 तारीख को ये घटना हुई रात को, 21 तारीख को ये मीडिया में खबर आती है अंग्रेजी में। उससे पहले इसको कोई भनक नहीं लगने दी गई, ना कोई इन हाउस इंक्वायरी हुई, ना कुछ हुआ। और चुपके से एक प्रस्ताव पास किया गया कथित तौर पे कॉलेजियम का कि इस जज को, जस्टिस वर्मा को, वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया जाए। याद होगा आपको, उससे पहले चुपचाप, और कोई कारण नहीं बताया गया। 21 तारीख के बाद ऑल ऑफ ए सडन पूरा एक्शन में आए ये लोग, सुप्रीम कोर्ट। उसमें इन हाउस इंक्वायरी बनाई गई, तमाम तरह के वो जो डिटेल्स थी उनको सोच समझ करके, सारे जो वीडियो थे, जो फोटोग्राफ थे, जो सारी रिपोर्ट्स थी, जो कम्युनिकेशन थी, उनको सारा ऑनलाइन डाल दिया गया, वेबसाइट पे डाल दिया गया। दोबारा कॉलेजियम की मीटिंग की गई और फिर रिट्रेट किया गया कि इनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया कि अमाउंट कितनी थी। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने खुद वीडियो देखी है, खुद अपनी वेबसाइट पे डाली है। उसके बाद इस पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए, प्री मैच्योर कैसे? ये सवाल आएगा ना, कि पैसे नोट जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एफआईआर कोई कन्विक्शन नहीं है। एफआईआर केवल एक जांच का तरीका है ताकि आम आदमी का जुडिशरी में, न्यायपालिका में भरोसा बना रहे। तो ये कैसे हो सकता है कि देश का संविधान तो आम आदमी और जज के अंदर किसी भी तरीके का भेद नहीं करता है, आम आदमी और नेता के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता है। भारत के हर नागरिक को जो समान अधिकार है, समान कर्तव्य है, तो ऐसे में जुडिशरी को इस तरह की इम्यूनिटी कि 14 दिन के बाद भी, आपने इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बिठाई है ना, 3 जज है ना उसमें, वो मौके पे जाके आए हैं ना,
वो स्टोर देखा है ना उन्होंने फायर ब्रिगेड वाले से बात की है ना, वो सारा एरिया कल सील किया गया है ना परसों। तो मुझे सवाल केवल ये है कि इसमें एफआईआर कराने में क्या आपत्ति है, और इसके लिए पिटीशन की जरूरत राय साहब पढ़नी ही क्यों चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब आप इसके आगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, एक मिनट, जब सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे थे तो कुछ सोच समझ के डाला होगा ना आपने, ऐसे तो नहीं डाल दिया। तो उसके बाद पहला स्टेप आपका क्या बनता था? इन हाउस इंक्वायरी इज ऑल राइट, वो आपका इंटरनल मैकेनिज्म है। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होनी चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई व्यक्ति हमें क्यों नहीं बताता ये बात कि क्यों नहीं होनी चाहिए? इन हाउस इंक्वायरी इज ऑन, व्हाट डज इट मीन? इसका कोई अर्थ है क्या? क्या किसी भी और इंस्टीट्यूशन को इस तरह की इम्यूनिटी है? और यदि नहीं है तो जुडिशरी को क्यों है? मैं वही बात आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जुडिशियल सिस्टम हमारा इतना जो कह रहे हैं ना कि रोटन हो गया है कि कथनी और करनी का अंतर तो अपनी जगह है, वो तो एक ही है। वर्बल डायरिया का शिकार सुप्रीम कोर्ट केवल पोस्चरिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, और जो हम बार बार कहते हैं कि सवाल ज्यादा है और जवाब कम। सर आम जनता को छोड़ दीजिए, 6 अलग अलग बार एसोसिएशंस के लोग आकर के संजीव खन्ना के घर बैठ गए और उसके बाद एफआईआर नहीं होती है, तो ये साफ नहीं कर देता है कि इस मामले में यशवंत वर्मा के साथ संजीव खन्ना खुद भी खड़े हैं, सीजेआई संजीव खन्ना खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट खड़ी है उनके साथ। केवल सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के लोग ही शायद उनको नहीं बचा रहे हैं, इसके आगे भी खेल कुछ और चल रहा है। शायद इस मामले में अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो इससे आगे भी बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है, या सीधे सीधे सवाल, क्या उस पैसे में हिस्सेदारी और भी लोगों की है जिसकी वजह से यशवंत वर्मा को बचाना पड़ रहा है? राय साहब, आज की जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट की, केवल उसको कोट अनकोट पढ़िए, हम अपने ड्राइव क्यों करें? जनता को, दर्शकों, साथियों को देखने दीजिए क्या कहा उन्होंने। जस्टिस ओका का कोट अनकोट पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा हमने आपकी प्रेयर्स देखी है, वकील को कह रहे हैं वो, इन हाउस इंक्वायरी के बाद कई विकल्प हमारे पास खुले हैं। सीजीआई उसको देखने के बाद एफआईआर का निर्देश दे सकते हैं, या मामले को संसद को रेफर कर सकते हैं। रिपोर्ट के बाद आज समय नहीं है याचिका पर विचार करने का, अंदरूनी जांच के बाद सभी विकल्प खुले हैं। याचिका परिमैच्योर है, अपरिपक्व है, वी हियर बाय रिजेक्टेड। दर्शक समझ लेंगे क्या मतलब है इसका। 2 दिन पहले यही जज 48 घंटे पहले एक भाषण में क्या कह रहे थे कि इस देश की आम आदमी जो है न्यायपालिका में भरोसा कैसे करे। 4,54,00,000 मुकदमे पेंडिंग है, 25 से 30% मुकदमे 10 साल पुराने हैं। हम फिर भी भरोसा करें कि लोगों का हमारे अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर भरोसा है। वी मस्ट एक्नॉलेज आवर फ्लॉज, हमें अपनी कमियों और डेफिशिएंसी, फ्लॉज, गलतियों को अंदर देखना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। वही जज साहब है जस्टिस ओका, जिनका मैं बहुत हाईली रिगार्ड करता हूं। लेकिन इस मामले में मैं फिर वही बात कर रहा हूं, स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं अधूरी है। वो जो सो कॉल्ड अमाउंट थी, इन हाउस कमेटी तो क्या कर लेगी? इन हाउस कमेटी तो जो करना है कर लेगी। उसके जो कॉन्स्पिरेसी एंगल्स हैं, वो पैसे कहां से आए, किसके थे, कब आए, क्यों आए, इन हाउस कमेटी के पास तो वेरविडाल नहीं है उसको जांच करने के लिए। उसके लिए तो पुलिस या जांच एजेंसियों की जरूरत पड़ेगी आपको देर सवेर। आपने जिसका जिक्र किया अभी, आप जस्टिस ओका का जिक्र कर रहे हैं, आज जस्टिस ओका सुबह से बड़े फायर मोड में हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर हुआ एफआईआर आज उन्होंने क्वेश कर दिया, ये कहते हुए कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुनना पड़ेगा, और सुनने के वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज जस्टिस ओका जो है वो पुराने डीवाई चंद्रचूड़ की तरीके से दिख रहे थे, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ साहब के आने के पहले लोगों के अंदर एक एटमॉस्फेयर बना था जुडिशरी को लेकर के कि अगर ये आ गए तो मोदी सरकार की तो ऐसी लंका लगाएंगे, ऐसी लंका लगाएंगे। और जाते जाते क्या कर गए, आम जनता की ऐसी लंका लगा के गए, ऐसी लंका लगा के गए कि राम भरोसे फैसले होने लगे। आज वही तस्वीर जस्टिस ये ओका साहब की नहीं दिख रही थी अभी, अभय ओका साहब की। या सीधे तौर पे कहा जाए तो कि जब ऐसे लोग ज्यादा नैतिक बनने लगे, ज्यादा ज्ञान देने लगे, तो ये समझ जाए देश की जनता ये समझ ले कि भैया तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है। राय साहब, वही बात मैं बार बार कहता हूँ कि कई बार ना चीजों को सामने आने के बाद पता लगता है कि एक्चुअल चीज क्या है। वर्बल डायरिया एक चीज है, एक जो वीकेंड सेमिनार जज बोलते हैं कई लोगों को, उसमें से सबसे आगे चंद्रचूड़ भी थे। तमाम ये बड़े बड़े सेमिनारों में जाके बड़े बड़े आदर्शवाद, नैतिकता, तमाम तरह की बातें आपने सबके मुंह से सुनी होगी, सबके मुंह से। वो जो आज राज्यसभा में बैठे हुए वो बड़ा बड़ा ज्ञान दिया करते हैं, जो वीकेंड सेशंस में जो सेमिनार होते हैं, और पूरे क्रांतिकारी विचार। और जब चेयर पे बैठते हैं उस टाइम खूब वर्बल डायरिया करते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो जितना भाषण दिया होता है वर्बल उसमें डिस्कोर्स में,
उसमें से एक शब्द उस चिट्ठी में, उसमें फैसले में नहीं लिखा मिलता। तो ये एक स्थापित परंपरा और एक तरीके की अघोषित तौर पर एक नियम सा बन गया है तमाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट्स के अंदर भी। ये चीज इस देश की जनता बहुत बारीकी से देख रही है। ये जो केस होने जा रहा है जस्टिस वर्मा का, ये एक टेस्ट केस है पूरी जुडिशरी की, ना केवल ईमानदारी का, ना केवल ट्रांसपेरेंसी का, बल्कि उनकी विश्वसनीयता का भी, क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। और एक बात और याद रखिएगा, 1992 तक हमेशा एग्जीक्यूटिव जजेस लगाती थी। उससे बाद इन्होंने वो फैसला सारा नियुक्ति का, ट्रांसफर का अधिकार कॉलेजियम ने अपने पास ले लिया, एक नई व्यवस्था लागू कर दी। संविधान में नहीं था वो, इन्होंने लिया। 92 के बाद से लेके अब तक जितने विवाद जुडिशरी के तमाम फैसलों पर, आचार व्यवहार पर, नैतिकताओं पर, सब पर जितने सवाल उठे हैं, 75 के दौर में, 70 के दौर में, इमरजेंसी के दौरान में चंद ऐसे चीजें आप सुन सकते हैं, 5-7। अदरवाइज बाय एंड लार्ज जुडिशरी यूज्ड टू बी फेयर एंड रिगार्डेड इन अ वेरी हाई रेस्पेक्ट। जब से ये कॉलेजियम सिस्टम आया है, ये भी बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जुडिशरी निरंतर विवादों के घेरे में है, एक से अनेक ज्यादा मसलों पर। अब भी जो फिलहाल के लिए वो देखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये जज हैं जो वहां से आए थे, जस्टिस वर्मा, एक यादव साहब बैठे हैं वहां पर, जिन्होंने अभी हाल ही में अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहा था। वेस्ट बंगाल के मामले में आपने देखा कि आज हाईकोर्ट से जॉब छोड़ी और कल सुबह बीजेपी ज्वाइन करके मेंबर पार्लियामेंट बन के आ गए। ये सारे लोगों का सिलेक्शन किसने किया है? ये न्यायपालिका ने किया है। द onus is on the collegium who will set them accountable, who is responsible। जुडिशरी पूरे देश को प्रवचन देती है, कभी अपने अंदर भी तो झांके। अभी इस मामले में भी, एफआईआर के मामले में 14 दिन हो गए आज। मैं आपको वही कह रहा हूं, ये पैसे किसके थे, कौन लाया था, कहां से आए थे, कब आए थे? इन हाउस इंक्वायरी जांच कर लेगी क्या इसकी? उनके पास ऐसे इस तरह की वो है क्या विशेषज्ञता? ये किसका काम है? ये जांच एजेंसियों का काम है। उनको देने में क्या परेशानी है? कहीं अपनी पोल खुलने का डर है या कुछ और बात है? अल्टीमेटली आपको वही बात माननी पड़ेगी कि ये स्क्रिप्ट अभी अधूरी है। अभी तक सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है कि इस कहानी को किस तरफ लेके चलना है। पहले इस पर पूरा रहस्य का पर्दा था, 21 तारीख के बाद एकदम सब कुछ ओपन हो गया। अब एफआईआर से भी बच रहे हैं, अमाउंट तक बताई नहीं गई। उपराष्ट्रपति संसद में खड़े होकर कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया चीफ जस्टिस ने। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। आजादी के बाद इतनी शर्मनाक घटना भी पहली बार हुई है किसी जज के यहाँ पे करोड़ों रुपए मिलने की। वो भी धनखड़ साहब को बतानी चाहिए थी। ये जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सरकार में जजों के घरों पे करोड़ों रुपए जल रहे हैं, ये भी पहली बार हुआ है। लेकिन जनता को गुमराह करने का, जनता की आंखों पर पर्दा डालने का, उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाने का और खुद के अंदर ना झांकने का, ये अपने आप में एक जीवंत उदाहरण है। और पूरे देश, पूरे दर्शक इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज की तारीख में कंफ्यूज है, लेकिन जागेंगे जरूर, ये मान के चलिएगा। और जब वो जागेंगे, जागेंगे जब तक जुडिशरी के लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जुडिशरी आज की तारीख में मान के चलिए केंद्र सरकार के निशाने पर है और फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे ये कॉलेजियम सिस्टम इस देश में बंद होने वाला है, ये मान के चलिए। सर, जुडिशरी को ये प्रिविलेज क्यों मिले? हमारे टैक्स के पैसों से ही तो उनकी भी तनख्वाहें जाती होंगी ना। तो अगर वो हमारे टैक्स के पैसे लेकर के और वो प्रिविलेज रहे, जैसे नेता अपने आप को प्रिविलेज मानते हैं या करते हैं, रखते हैं, वैसे ही जुडिशरी भी प्रिविलेज रहे, क्यों रहे आखिर? आम आदमी को यह अधिकार क्यों नहीं मिलेगा कि एफआईआर के पहले एक इन हाउस कमेटी हो? भाई मान लीजिए हमने कोई घटना कर दी तो पहले हमारे पिताजी, माताजी, बहन और ये सब मिलके एक इन हाउस इंक्वायरी का सेटअप हो, वो जांच रिपोर्ट दें और तब हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई करे या एफआईआर दर्ज करे, फिर उस जांच एजेंसियों के पास जाए। ये अधिकार जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मोहल्ले में कोई कांड हो गया तो उसका इन हाउस जांच पहले हमारे मोहल्ले के पार्षद जी करेंगे, वो रिपोर्ट लगाएंगे, तब आगे पुलिस के पास जाएगी। ये अधिकार, ये प्रिविलेज जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए अगर इस जज को मिल रहा है जिसके घर में इतना पैसा जल गया? देखिए राय साहब, ये क्लासिक केस है दोगले मानकों का, डबल स्टैंडर्ड्स का, ड्यूअल स्टैंडर्ड्स का, कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। ये जो इम्यूनिटी है, ये संविधान ने नहीं दी थी, ये इम्यूनिटी इन्होंने खुद ही ले रखी है। जैसे अपॉइंटमेंट अपने हाथ में ले ली, वैसे इम्यूनिटी भी खुद ही ले रखी है कि सीजीआई से पूछे बिना पर्चा दर्ज नहीं होगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन मेरा तो आपसे ये सवाल है कि सीजीआई साहब को परमिशन देने में 14 दिन क्यों लग रहे हैं? पिटीशन क्यों डालनी पड़ रही है? क्या ये ऑटोमेटिक रूट से नहीं होना चाहिए था? क्या 14 तारीख को जब ये हुआ था, नोट जले थे, उसके लिए आपने कमेटी कब बनाई और क्यों बनाई 3 दिन बाद? अगले दिन क्यों नहीं बनाई? कुछ पर्दा था ना, कुछ आप छुपा रहे थे ना, कुछ रहस्यों को आप दफन करना चाहते थे ना। ये देख रहे हैं सब कुछ सारी जनता के सामने, इसलिए मैं रह कर याद दिलाता हूं कि बार बार
जुडिशरी अपने आप को एक्सपोज कर रही है, अपनी फॉल्ट लाइंस को, और बाकी सारा काम सरकार करने के लिए तैयार बैठी है। मान के चलिएगा कि कॉलेजियम सिस्टम के जाने का समय बहुत नजदीक आ गया है, और इस बार जुडिशरी अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार होगी, अपने तमाम कर्मों के कारण, अपनी गतिविधियों के कारण, अपनी कार्यप्रणाली के कारण, अपनी फॉल्ट लाइंस के कारण। ये मान के चलिएगा वो समय बहुत दूर नहीं है। सर, जब एफआईआर कराने से अगर सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दे रही है, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अब तक जितने भी उसके सबूत रहे होंगे वो सब खत्म हो गए होंगे, कि लंबे समय तो एक अच्छा लंबा खासा मिल गया। जब 6-6 बार एसोसिएशन के लोगों की धरने का असर नहीं पड़ा, उनके सीजेआई के घर पहुंच जाने का असर नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी के दबाव में, मतलब देश की जनता के दबाव में तो नहीं है। ऐसे में क्या सबूत इतने दिन तक छोड़ेंगे? राय साहब, जुडिशरी को दिल्ली के अंदर अगर आप मीडिया सर्कल्स में बात करेंगे ना, तो पिछले 5-7 साल से, 10 साल से एक चर्चा लगातार ग्रेप वाइन के तौर पर रहती है कि जुडिशरी की कमजोर कौन सी नस है सरकार के पास, जो उसने दबा दी है रह रहे के समय समय पर, और तमाम सारे फैसले जितने बड़े मामलों में होते हैं वो सरकार के अनुरूप क्यों आते हैं। और ये चर्चा भी बहुत आम रहती है कि आईबी के पास तमाम जजेस के तमाम सारे के सारे कारनामों की पूरी फेहरिस्त है, और जब मौका लगता है उसका कंसर्न बटन दबा दिया जाता है। ये चीज अब धीरे धीरे स्टेब्लिश होती जा रही है। ग्रेप वाइन के मुताबिक ये है कि कोई भी जज बचा हुआ नहीं है, सबका कच्चा चिट्ठा सरकार के पास है। केवल वक्त की बात है कि किसका मामला कब सामने लाया जाता है या उसको सरकार के अनुरूप प्रयोग किया जाता है। तो ये जुडिशरी का जो कारनामा है इस बार एफआईआर वाले मामले में, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, बहुत अच्छे जज भी हो सकते हैं वहां पर, लेकिन अब जिन कारणों से जुडिशरी चर्चा में है वो उसकी विश्वसनीयता के लिए सबसे घातक दौर है आज की तारीख में, और जुडिशरी के लिए अब भी जाग जाने का समय है। नहीं तो नहीं तो जो ये खेल जिन सब चीजों, जुडिशरी का है कि सरकार का? नहीं, जितने भी चीजें होती हैं, एजेंसियां किसके कंट्रोल में होती है? एजेंसियां तो सरकार के कंट्रोल में होती है। आपने देखा नहीं राज्यसभा वाले महोदय पहले क्या थे, एकदम क्या हो गए? चंद्रचूड़ का नहीं देखा कैसे क्या हो गए? उसका क्या नाम है, जो क्या नाम थे, मिश्रा, कैसे अडानी के बारे में प्रशांत भूषण जी ने सारे सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड का कितने करोड़ का मुनाफा लाभ दिया, कितने केसेस में वो किया। और एक घटना आपको और याद दिला दूं, भूलिएगा मत, शांति भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर करप्ट जजेस और सीजीआई की लिस्ट दी थी, आपको याद हो तो, जब हम दिल्ली में पोस्टेड थे। उस समय से सील्ड एनवलप था वो। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक वो जो शांति भूषण देश के वरिष्ठतम वकील थे, जब वो सील्ड एनवेलप के अंदर करप्ट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जज, उनकी पूरी सूची थी वो, और सील्ड एनवेलप था। दर्शक जानकर चौंक जाएंगे कि आज तक वो सील्ड एनवेलप खोला नहीं गया है, आज तक नहीं खोला गया है। शांति भूषण जी अब दुनिया में नहीं, लेकिन क्या जुडिशरी पर यह अंधर नहीं था कि अपनी ही फ्रेटर्निटी के एक साथी के द्वारा जो चीज दी गई है उसको बेशक बाहर ना बताते, लेकिन उस पर आत्ममंथन तो कर लेते बैठ के, सारे नहीं तो कॉलेज में सही। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जुडिशरी अपने आप को इस देश के पूरे सिस्टम से ऊपर मानती है। सारे के सारे कानून, समानता के अधिकार, कर्तव्य, ये बाकी जनता के लिए है, जुडिशरी उससे ऊपर है। और इसकी कीमत उनको बहुत जल्दी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी इज ऑलरेडी एट स्टेक, उनकी ऑनेस्टी इज ऑलरेडी एट स्टेक। लेकिन सर, क्रेडिबिलिटी से फर्क क्या पड़ेगा जब हमको नौकरी छोड़ करके या रिटायर होते ही किसी आयोग का चेयरमैन बनने का मौका मिल जा रहा है, राज्यसभा चले जा रहे हैं, राज्यपाल बना दिए जाएंगे, कल को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना दिए जाएंगे, तो इसमें नुकसान क्या है? कौन सी क्रेडिबिलिटी? पैसा हम पहले कमा ही रहे हैं जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, अवैध रूप से पैसा कमा ले रहे हैं और फिर बाद में नेता नगरी में घुसी जा रहे हैं, तो नुकसान क्या? क्रेडिबिलिटी की जरूरत क्या है फिर देश में? राय साहब, दुनिया में सबसे खराब चीज होती है किसी भी पद का, किसी भी संस्थान का इकबाल खत्म हो जाना। ये पद तो आते जाते रहेंगे, ये आयोग भी यहीं रहेंगे, नहीं, ये तो बाकी सर सारी तब है ना चीजें जब भी। हमारा जमीर जिंदा हो। जी, ये सारी चीजें, लेकिन सवाल फिर यही आएगा कि देश का इतिहास आपको कैसे याद करेगा, ये जरूर देखने की बात है। चंद्रचूड़ ने कहा था ना कि मुझे चिंता इस बात की कई बार होती है कि देश का इतिहास मुझे कैसे याद करेगा। उनकी रिटायरमेंट के 48 घंटे के अंदर ही सबने बता दिया कि देश का इतिहास कैसे याद करेगा, और यही कारण है कि उनको अब तक किसी दूसरे पद पर समायोजित नहीं किया गया है। एक तरीके से कूलिंग ऑफ का, कूलिंग डाउन का समय चल रहा है कि लोगों की दोबारा फायरिंग लाइन में वो ना आए। तमाम ऐसे लोग, देखिए, अकेले राजीव कुमार ने चुनाव आयोग की साख का सत्यानाश करके गए कि नहीं गए? जो उन्होंने कमाई थी 52 से लेकर के अब तक पूरे चुनाव आयोग ने, उसको चंद 3 साल 5 साल के अंदर उसको नष्ट करके चले गए। अब उसको रिबिल्ड करने में पता नहीं कितने दशक लगेंगे। वही काम देश की जुडिशरी आज कर रही है कि एक ओपन एंड शट केस के अंदर, जहां पर नोट जलते हुए दिखाई दे रहे हैं,
उसमें भी ये कह रहे हैं कि इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। वो बात आपने उस इनको हाउस कमेटी का गठन कब किया? सवाल ये है ना, कितने नोट जले थे ये आज तक नहीं बताया। वो सारी कार्रवाई कब शुरू हुई? 14 की घटना 21 के बाद। क्यों? क्योंकि वो मीडिया में आ गई, वरना तो आपने तो दबा दिया था केस को। बता दीजिए, उससे पहले सीजीआई ने क्या किया? उससे पहले किसी भी जगह पर कोई बनकाई हो, कोई इंस्टीट्यूशन एक्टिवेट हुआ हो, इसका क्या मतलब है? और अब एकदम वाइस प्रेसिडेंट खड़े होकर कह रहे हैं सभा उसके अंदर कि इतिहास में सबसे जबरदस्त काम सीजीआई ने किया है। ये कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की? क्यों? उनका एक हिडन एजेंडा कॉलेजियम लाने का है। तो सबकी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है। सुप्रीम कोर्ट अपने वर्बल डायरिया करता है, राम प्रकाश राय का केस है तो फांसी टांग दो, अगर अपने किसी भाईचारे का है तो इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आने दो। इन हाउस कमेटी किसका वो है? सुप्रीम कोर्ट की पैदाइश है ना, कहीं संविधान में तो नहीं लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है कहीं? दिखा दीजिए। तो अपने अपनी व्यवस्थाएं, मैं ही उसका वो करने वाला। मैं आपने देखा नहीं था क्या हुआ था? जो श्रीमान राज्यसभा में बैठे वो अपने ही केस की हियरिंग कर रहे थे एससीजीआई। बता दीजिए। ये तो पूरी दुनिया का ऐतिहासिक लॉ है जो करके गए हैं। सर एक आखिरी सवाल, क्या अब तक जुडिशरी के अंदर जो भ्रष्टाचार होता था, जिस तरीके की लुटाई मची हुई रहती थी कि जज साहब के नीचे बैठ करके पेशकार साहब पैसा ऐंठते थे और जज साहब आज तक जान ना पाए कि हमारे नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है, वसूली चल रही है, लुटाई चल रही है, उस लुटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मुहर लगा दी है कि मैं या हमारे इस सिस्टम में ऊपर से नीचे तक लूट होगी, जिससे जो बन पड़ता है कर लो। राय साहब, ये सारा घटनाक्रम एक तरफ है। एक छोटी सी बात आपको और याद दिलाता हूँ। कल का दिन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल 29 तारीख, कल एक बहुत महत्वपूर्ण केस में फैसला आने वाला है 17 साल के बाद। और वो फैसला क्या है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक महिला जज के घर पर पैसे देने का। याद होगा ना आपको? जाना था वो एक्स के, लेकिन नाम के कंफ्यूजन के कारण वाई के यहाँ चला गया। जानकर हैरानी होगी आपको, 17 सालों से केस चल रहा है हाई कोर्ट जज का। आप समझ लीजिए सारी कहानी इसमें छिपी हुई है। 17 साल का फैसला कल आएगा हाई कोर्ट जज के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला देगा। ये है जुडिशरी। और फिर भी उसके बावजूद नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। लुक वेयर द कंट्री हैज कम। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब देश का सारा करेक्टर के अंदर गिरावट आती है तो कोई भी इंस्टीट्यूशन उससे बचता नहीं, चाहे वो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो। और वो आप लगातार देख रहे हैं। कल का जो केस है, कल आएगा वो, और उसमें मुझे लगता है कि हम चर्चा जरूर करेंगे आइदर वे। 17 साल से एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ केस चल रहा था, 17 साल बाद फैसला आएगा। आप सोचिए आम आदमी के केसेस का। और सुप्रीम कोर्ट क्या आर्डर करता है कि जितने भी पब्लिक के हैं, सारे के सारे विधायक हैं, सांसद हैं, इनके खिलाफ सारे फैसलों का, सारे मामलों का 1 साल के अंदर वो कीजिए। और अपने हाईकोर्ट जज का फैसला 17 साल बाद कल आएगा। मुझे लगता है ये भी जनता को देखने की चीज है कि ड्यूअल स्टैंडर्ड्स कब तक चलेंगे। फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि जुडिशरी ने अपनी फॉल्ट लाइंस को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है सारे देश के सामने। वो वल्नरेबल है और उस वल्नरेबिलिटी का फायदा आपको पता है किसको मिलना है, और वो इसको उठाने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे, ये मान के चलिएगा। मैं साथ में आप जो भी कहें, लेकिन खैर इस मामले में कई ऐसी सारी चीजें हैं जिस पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए आदमी को। सरकार, खैर मैं एक चीज फिर, मुझे जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, मैं ये मानता हूं कि आज कम से कम ये सारी रिपोर्ट्स, मैं अभी जो कार्रवाई है इसका लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोग समझ लें उस प्रोसीजिंग को भी पढ़ करके पूरा कि क्या कुछ कैसे हुआ है वहां पर, और वो अपने इस चीज के लिए सजग हो जाएं कि हमारे खिलाफ कोई एफआईआर हो रही हो तो उसके पहले इन हाउस इंक्वायरी जरूर सेटअप करवाइए। घर की बात हो, घर में इन हाउस कमेटी सेट हो, बाहर की बात हो, मोहल्ले की बात हो, मोहल्ले में इंक्वायरी सेटअप कराया जाए। अगर ब्लॉक लेवल का मामला है तो ब्लॉक पे सेटअप कराया जाए, डिस्ट्रिक्ट पे सेटअप कराया जाए। बिना इन हाउस इंक्वायरी के एफआईआर ना दर्ज हो, कम से कम मुझे लगता है इस तरीके की मुहिम जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।